हेलो डियर स्टूडेंट। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चिट्टी दाना लेकर चलती हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखराता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। है डियर स्टूडेंट, मैं सुनील, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल विनय क्लासेज पेपर सिटी। डियर स्टूडेंट, यदि आपने हमारा बेसिक क्लास 1 का पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बेसिक क्लास 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी के साथ हमने यह भी पढ़ा था कि इंग्लिश सीखने के 7 मंत्र या 7 नियम। और मैंने आपको कहा था यदि आपको वे 7 मंत्र आते हैं तो गारंटी है आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी, इंग्लिश आपकी मोटी में हो जाएगी। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। आप डियर स्टूडेंट को भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। यदि सिलेबस का पता नहीं है तो आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं। मान लो आप कहीं पर भी खाना के अंदर जाते हैं, यानी क्या होना, मतलब आप कभी जिम में जा रहे हो, तो सब में पहले ठाता होनी चाहिए भाई जिम ने की जगह जा रहे हैं, यानी जिम उनकी न माड़े रहे भाटिया रहे है कि नहीं यो नहीं न्यूता एडो माड़े में जाओ बेटा हाटियार बाम में, यो सिस्टम नहीं रहना चाहिए। तो सब में पहले ठात तो रहना चाहिए कि भाई न्यूतो की जगह एडन की जात रहे। उसी प्रकार आप यदि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स है, एसएससी, सीएचएस, सीजीएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस। अब यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंग्लिश का सिलेबस ये होता है। इंग्लिश 3 प्रकार से हमें पूछी जाती है, कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। एक तो हमें पूछा जाता है ग्रामर। क्या पूछा जाता है डियर स्टूडेंट? एक हमें पूछा जाता है ग्रामर, दूसरा पूछा जाता है वोकेबलरी, और तीसरा पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन। क्या पूछा जाता है? कॉम्प्रिहेंशन। यानी डियर स्टूडेंट, कैसा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश 3 रूपों के अंदर पूछी जाती है। एक तो है ग्रामर, दूसरी है वोकेबलरी, और तीसरी क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। अब यदि हम बात करें ग्रामर के अंदर, तो ग्रामर हमें 2 प्रकार से पूछी जाती है। एक तो हमें पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरा पूछा जाता है सेंटेंस। दूसरा क्या पूछा जाता है? सेंटेंस। अब यदि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, तो पार्ट ऑफ स्पीच जिसे मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर, यानी हम कह सकते हैं ग्रामर के अंदर हमें 2 प्रकार से पूछी जाती हैं, एक पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरा पूछा जाता है सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच जिसे क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रामर। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये फंक्शनल ग्रामर क्या होता है? तो देखो, उसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा ये फंक्शनल ग्रामर होती क्या है या फंक्शनल ग्रामर किसे कहते हैं। चलो, मैं आपके सामने एक सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है। एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस दिया जा रहा है, देखो। चलो, मैं 3 वाक्य लिख रहा हूं। दे फेस द म्यूजिक, दे फेस द म्यूजिक। दूसरा सेंटेंस आ जाएगा, दूसरा सेंटेंस हमारा आ जाएगा सी हैज ए फेस वैल्यू, सी हैज ए फेस वैल्यू। और तीसरा हमारा आ जाएगा हिज फेस इज वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है। चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन वाक्यों में आपको बताना है कि ये फेस क्या है। आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है यहाँ पर बताने 3 वाक्यों के अंदर फेस क्या है। आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 0। टाइम ऑफ सर, टाइम ऑफ हो गया। चलो आगे भी आंसर, चलो चेक कीजिए। अब यहाँ पर है दे फेस द म्यूजिक, तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर जो हमारा फेस है ये हमारा क्या है, वर्ब। क्या है डियर स्टूडेंट, वर्ब। फिर है सी हैज ए फेस वैल्यू, सेकेंड वाक्य के अंदर हमारा जो ये फेस है ये क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। अब कोई इसे एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो वो गलत है, इसे पढ़ता है एडजेक्टिव। क्या पढ़ा जाता है, एडजेक्टिव। फिर तीसरे वाक्य में हिज फेस इज वेरी अट्रैक्टिव। अब यहाँ पर जो ये तीसरे वाक्य में फेस है ये डियर स्टूडेंट क्या है, नाउन। तो फंक्शनल ग्रामर के अंदर हम पढ़ेंगे कि वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसी के साथ टेंस क्या है, वर्ब क्या है, मोडास क्या है, ये सभी हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, फंक्शनल ग्रामर के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट, सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस जिसे क्या कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। चलो अब देखिए, सेंटेंस जिसे क्या कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होती है, उससे के लिए भी मैं आपके सामने एक एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होती है। तो चलो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। जैसे मान लो वाक्य हमारा हो सकता है, राखी राखी इज राइटिंग ए लेटर। राखी इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है। अब आपको ये बताना है इसके अंदर, एक तो टाइम, क्या बताना है, टाइम। दूसरा आपको बताना है टेंस, और तीसरा आपको बताना है डियर स्टूडेंट इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। चलो आपको टाइम दिया जाता है, अब 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाता है। चलो आपका टाइम शुरू होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। चलो बता दिया जाए। तो मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, राखी इज राइटिंग ए लेटर। राखी एक लेटर लिख रही है, ये लिखा था। अब देखो, यदि यहाँ पर हम बात करें टाइम की, तो यहाँ पर टाइम कौन सा है, प्रेजेंट। कौन सा टाइम है, प्रेजेंट। कैसे पता चला, इस इज से, क्योंकि इज आर एम शो करता है प्रेजेंट टाइम को। अब यदि हम बात करें टेंस की, तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा यहाँ पर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब मैं पूछता हूँ इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। तो पैसिव वॉइस का आपको फॉर्मेशन यानी सूत्र पता होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले जाता है, फिर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कॉम्प्लीमेंट, और फिर क्या आता है बाई प्लस सब्जेक्ट आता है। सभी को पता है। तो उसका इसके अकॉर्डिंग सूत्र के अनुसार इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा ए लेटर, फिर इज आर एम को इज आर एम में बदला जाता है इज, फिर आता है बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न। अब कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, फिर बाई सब्जेक्ट बाई राखी का क्या आ जाएगा, राखी। तो ये टेंस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर। जब आपको डिस्क्रिप्टिव ग्रामर पढ़ाई जाएगी तब आपको पूर्ण रूप से बता दिया जाएगा टेंस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, ये नरेशन क्या है, मॉडल्स क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो अब यदि मैं बात करूं कि वाकई में हमारे एग्जाम्स के अंदर ग्रामर के सर्वाधिक क्वेश्चन किन बेस पर आते हैं, तो देखिए हमारे एग्जाम्स के अंदर चाहे कैसा भी एग्जाम हो डियर स्टूडेंट, कैसा भी एग्जाम हो, चाहे एनडी हो, सीडीएस हो, सीटेट हो, रीट हो, कैसा भी हो, अधिकतर हमारे ग्रामर के क्वेश्चन 3 बेस पर सर्वाधिक आते हैं। एक तो हमें पूछा जाता है किस पर, एरर डिटेक्शन।
और दूसरा पूछा जाता है फिलिप्स फिलिप्स और तीसरा पूछा जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो अधिकतर हम बात की जाए तो ग्रामर के रूप में हमें सर्वाधिक पूछा जाता है एक तो एरर डिटेक्शन के संबंध में, एक पूछा जाता है फिलिप्स के संबंध में और एक पूछा जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के संबंध में। कैसे, देखिए, जैसे देखो, अब मान लो मैं एरर के रूप में आपको क्या कर रहा हूँ, एक सेंटेंस दे रहा हूँ। एरर के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, नैना नैना नोस नैना नोस करम नैना नोस करम्स एड्रेस हु, और फिर आ जाएगा इज हर क्लासमेट और फिर अगला आ जाएगा नो एरर, ठीक है। ये हमारा आ गया ए बी सी और ये क्या जाएगा डी। अब आपको बताना है इसके अंदर एरर किसके अंदर है। चलो आपको समय दिया जाता है, बताइए जल्दी से, इसका अंदर एरर किसके अंदर है, जल्दी बताइए एरर किसके अंदर है। नहीं पता, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे एरर है डियर स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन के अंदर। कौन सा ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर। कैसा आया, जब हम आपको एरर के क्वेश्चन कराएंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्यों है। यहाँ पर करंट एड्रेस हु नहीं आएगा, द एड्रेस ऑफ करंट फिर आएगा हु। बाकी का सेंटेंस एकदम सही है, कोई प्रकार की एरर नहीं है। चलो, या फिर आपका कई बार क्या होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट संबंधी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ। कैसे, देखो, नैना नोस करंस एड्रेस हु इज हर क्लासमेट, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ ले जाए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आपको क्या करना है, बताना है। चलो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रखता हूँ। ए ऑप्शन आएगा करंस एड्रेस विच। बी ऑप्शन आपको दिया जाता है करंस एड्रेस हुज। फिर सी ऑप्शन दिया जाता है आपको, सी ऑप्शन दिया जाता है एड्रेस ऑफ करंट हु, और डी ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है। अब आपको बताना है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से कौन से वाक्य सही आएगा, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आएगा आंसर नंबर हमारा सी। क्या आएगा, आंसर सी। यहाँ पर करंस एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एड्रेस ऑफ करंट, फिर एक नाउन है, इसके कारण यहाँ पर हमने क्या लिख दिया,
हु लिख दिया, फिर आ गया इज हर क्लासमेट। ठीक है। और यदि कोई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर इतना गहरे से क्यों नहीं समझा रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी तो मैं आपको केवल लेवल बता रहा हूँ कि हमारे इंग्लिश के अंदर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कि भाई वन वर्ड का कैसा आ सकता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का कैसा आता है, एरर का क्वेश्चन कैसा आता है, वो तो मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। फिर हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे, गहरे से पढ़ते हैं, आप भी कहोगे यार इतना सर को नॉलेज हमें पता ही नहीं था। ठीक है। चलो चलो यदि मान लो एक फिलिप्स का वाक्य, चलो यही वाक्य है, मैं आपको बता देता हूँ फिलिप्स का वाक्य कैसा आ सकता है। जैसे ये सेंटेंस है, देखो थोड़ा सा हम इसके अंदर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर मैंने वाक्य लिखा है नैना नोस फिर ब्लैंक्स इज हर क्लासमेट। अब वापस आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करंस एड्रेस विच, या बी ऑप्शन आएगा आपका करंस एड्रेस हुज, सी आएगा एड्रेस ऑफ करण हु, और डी ऑप्शन आ जाएगा करंस एड्रेस हु। ठीक है। अब आपको यह बताना है क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा या बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। टाइम आपका शुरू होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो क्या आंसर आया भाई, सी ऑप्शन। वेरी गुड, महाकाल की जय, जिसने सी ऑप्शन लिखा है बिल्कुल राइट है। हाँ बेटा लाइक ठोको, महाकाल की जय, मुझे 10,000 लाइक चाहिए बेटा। हाँ बेटा ऐसे ही आप यदि ऐसी तैयारी करते हैं तो आप कंपटीशन के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन है, विकास गिरी। विकास कौन है भाई, जो लिख रहा है ऑप्शन सी। और ये कौन है, कच्छावा। ए ऑप्शन भी सर राइट है, दूसरा ऑप्शन भी राइट है, तीसरा ऑप्शन भी राइट है तब तो आप ऐसा भी कह दीजिए चौथा ऑप्शन भी राइट है। ऐसा मत कीजिए भाई, परफेक्ट आंसर बताइए। चलो चलो मैं आपको एक जोक सुना देता हूँ। ठीक है। जैसा हमारे यहाँ पर किसी ने कमेंट भी किए, चलो एक सर एक जोक सुना दीजिए। चलो इसी क्वेश्चन के आधार पर आपको एक जोक सुनाया जाता है। मान लो हमारे बीच के अंदर एक लड़का है जिसका नाम क्या है, पंकज। क्या नाम है बेटा, पंकज। हमारे एक बीच का नाम है जिसका नाम है पंकज। उसने एक लड़की जिसका नाम क्या था बेटा, बोलो रे, संपा भाई। क्या नाम था, संपा। अब उसका नाम क्या था, चंपा। पंकज ने चंपा से क्या कहा, आई लव यू। क्या कहा, आई लव यू। तो चंपा ने कोई ऑप्शन ने जवाब नहीं दिया, तो पंकज ने कहा चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन तो दे दे रे बाबा। तो और चंपा ने ऑप्शन देते हुए कहा ए यस, बी ऑप्शन दे देते हैं हम ए, सी ऑप्शन है ए एंड बी, और डी ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो पंकज, तो आप चंपा ने ऑप्शन दिया तो पंकज कहता है सी। क्या कहा उसने उसने क्या कहा, सी, यानी ए और बी दोनों ही सही है। चलो ठीक है। चलो इसी के बाद फिर एक और जोक सुना दिया जाता है। एक बार क्या होता है, एक हम कह सकते हैं एक बीमार आदमी था जो डॉक्टर के पास गया। अब वह डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब बेल ने मुझे मार दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, आप इंग्लिश के अंदर बोलिए।
फिर वापस वह बीमार आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब बेल ने मुझे मार दिया। डॉक्टर साहब कहता है, अरे तुम्हें कितनी बार बताया बबूचा, मुझे हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, मुझे इंग्लिश समझ में आती है। तो उस बीमार ने कहा, काउस हस्बैंड मारिंग माई सिंगड़ा एंड आई एम लंगड़ा। आया मजा। चलो, अब यह तो मैंने आपको डियर स्टूडेंट बता दिया था। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया था कि भाई ग्रामर के अंदर इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरा होता है सेंटेंस के बारे में। अब यदि हम बात करें वोकेबलरी के अंदर कि वोकेब के अंदर हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, कि भाई वोकेब के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखो, वोकेबलरी के अंदर हमारे सर्वाधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, पूछे जाता है एक तो सिनोनिम्स के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है? सिनोनिम्स। और एक पूछा जाता है एंटोनिम्स के बारे में। ये कौन स्टूडेंट है जो कमेंट कर रहा है सर एक सिनोनिम्स का एग्जाम्पल दे दीजिए। चलो, एक मैं आपको एक सिनोनिम्स का एग्जाम्पल लिखाता हूँ। चलो, सिनोनिम्स का मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ईट। अब आपको बताना है ईट का सिनोनिम्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए है फूड, बी ऑप्शन आपके सामने दिया जाता है मील, सी ऑप्शन है फेस्ट और डी ऑप्शन है यहाँ का सेवर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको बताना है ईट का सिनोनिम्स क्या होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो देखते हैं। अब अधिकतर आप क्या कर रहे हैं, आप सिनोनिम्स इस प्रकार से निकालते हैं कि ईट का मतलब क्या होता है, खाना। और फूड का लगभग लगभग सेम अर्थ हो जाएगा, खाना। मील का अर्थ भी हो जाएगा खाना। फिस्ट का भी अर्थ हो जाएगा खाना। और सेवर, इसका भी अर्थ क्या होता है, खाना। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर तो वाकई में ईट का सिनोनिम्स क्या है। चलो, आपकी अधिकतर प्रॉब्लम यह होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका मतलब तो हमारा कोई सिनोनिम्स है ही नहीं। आपको यदि आप ऐसे करते हैं सिनोनिम्स, तो ये डियर स्टूडेंट पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। आपको क्या करना है, इसे पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा करना है। कैसे, देखो, ईट का मतलब क्या है, ईट ये हमारी क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। तो फूड इसका सिनोनिम्स नहीं हो सकता। यदि वर्ब है तो इसका सिनोनिम्स क्या होने चाहिए, वर्ब। यह तो आपको पता है। तो फूड तो हमारा हो ही नहीं सकता, इसे क्रॉस कर देते हैं। मील भी हमारा हो ही नहीं सकता। अब फेस्ट, तो देखो इसका हम देखते हैं, टू हैव मील। टू हैव मील ये हमारी क्या है, वर्ब। और सेवर इसका हो जाएगा टू मैक। टू मैक टेस्टी। टू मैक टेस्टी यह भी क्या है, हुआ। चलो, अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, सी। तो सिनोनिम्स के अंदर क्या करना है, जो वर्ब है, जिस सिनोनिम्स के अंदर क्या करना है, जो वर्ब है उसका वापस सिनोनिम्स भी क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। ठीक है। चलो, अब देखो, तो मैंने आपको क्या बताया कि वोकेबलरी के अंदर एक सिनोनिम्स पूछा जाता है, एंटोनिम्स पूछा जाता है। इसी के साथ क्या होता है, फ्रेजेस भी पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, फ्रेजेस के भी आते हैं और एडियम्स भी आते हैं। एडियम्स हैं या फ्रेजल वर्ब हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, या हम कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब स्पेलिंग है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड, और वन वर्ड के कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो। चलो, कोई कमेंट कर रहा है कि सर वन वर्ड का कोई एक एग्जाम्पल बताइए कैसा आता है क्वेश्चन। चलो, वन वर्ड का मैं आपको बताता हूँ, आपके एग्जाम्स के अंदर वन वर्ड का क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है। चलो, वन वर्ड का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम,
एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे चलो, ए पर्सन हु बॉट्स of himself, ठीक है। ए पर्सन हु बॉट्स ऑफ हिमसेल्फ। चलो आपके सामने ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए egoist, ऑप्शन बी egotist, ऑप्शन सी इकोसेंट्रिक, और डी ऑप्शन आपको दिया जाता है, ईगो मैनिक, ठीक है। अब आपको बताना है इसका सही ऑप्शन कौन सा राइट होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। किसी का? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले देखा जाए तो इन चारों ही ऑप्शन के अंदर वर्ड दे रखा है ईगो। क्या दे रखा है? ईगो। और ईगो का मतलब क्या होता है? आई मीन्स मैं या स्वयं। मैं या, हम कह सकते हैं मैं या स्वयं, ठीक है। अब देखो, अब ऑप्शन है ए इगोइस्ट, IST, यानी हम कह सकते हैं IST यानी कहने का मतलब है पर्सन या वन हु। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूँ बाइकिस्ट। बाइकिस्ट किसे कहा जाता है? जो साइकिल चलाता है। बुद्धिस्ट, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं इगोटिस्ट। तो यहाँ पर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट लिखा है टी। तो यहाँ टी का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, टी का मतलब ये हो जाएगा वन हु टॉक्स अबाउट वन सेल्फ। इगोटिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो केवल अपने स्वयं के बारे में ही बात करता है। अब बात करें सी ऑप्शन इगोसेंट्रिक। तो देखो, इगोसेंट्रिक का मतलब हो जाएगा सेल्फ सेंटर्ड। क्या हो जाएगा? सेल्फ सेंट्रेड। और डी ऑप्शन है इगोमैनिक। तो मैनिक का मतलब ये हो जाएगा मैडनेस फॉर वन सेल्फ। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? बोस्ट। और मैं बता देता हूँ, बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना या हाँकना। चलो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? कोई नहीं। चलो, इसका सही आंसर आएगा बी। क्या आंसर आएगा डियर स्टूडेंट? बी। क्योंकि इसका मतलब क्या है? एक वह व्यक्ति जो स्वयं के बारे में डींगे मारता है, और इगोटिस्ट का मतलब ये होता है वह व्यक्ति जो स्वयं के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हमारे एग्जाम्स के अंदर एक तो ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन और एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तो आता है अनसीन पैसेज पर। कैसा आता है? एक अनसीन पैसेज पर ये आता है। कैसे? जैसे मान लो अनसीन पैसेज की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करते हैं हम? अनसीन पैसेज। यदि अनसीन पैसेज की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस प्रकार का पैसेज दे रखा होता है कि नहीं होता है एग्जाम्स के अंदर। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारी गंदी आदत क्या है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वर्ड मिल रहा है
हाँ ये मिल रहा है यहाँ पर। अरे यार ये तो उत्तर मिल गया। चलो एक सवाल मेरा राइट। फिर दूसरा, चलो ये वर्ड दे रखा है, हाँ ये वर्ड मिल रहा है, हाँ ये रहा। अरे यार दूसरा क्वेश्चन भी राइट हमारा। तीसरा नहीं मिल रहा है, चलो गोली मारो। चौथा नहीं मिला। पांचवा का वर्ड दे रखा है ये मिल रहा है, ये रहा। और ये हमारा राइट। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो यह आपका तरीका बिल्कुल गलत है। आप कोई लोकल क्लासों के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, जैसे 8 का या 9th का 10th का। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस प्रकार से नहीं करना है। आपको यहाँ पर यदि पैसेज इस तरीके से करते हैं तो गलत है। पैसेज करने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से पैसेज को किया जाता है, जब हम पैसेज करेंगे तब आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। अब कॉम्प्रिहेंशन के अंदर देखो, अनसीन पैसेज तो पूछा जाता है, इसके साथ और भी पूछा जाता है, कई कई बार होता है क्लोज टेस्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसी के साथ हम कह सकते हैं पैरा जंबल सेंटेंस, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, पैरा जंबल सेंटेंस के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यदि किसी के मन में डाउट रहता है कि सर वैसे मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके मन में डाउट आता है कि सर ये ग्रामर, वोकेबलरी या कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन किन किन एग्जाम्स के अंदर सर्वाधिक पूछे जाते हैं, तो देखो, तो यहाँ पर एक तो है ग्रामर, फिर एक हो सकती है वोकेबलरी, और एक क्या है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, यही तीनों है। अब देखो, आप डियर स्टूडेंट किसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अंदर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, या मैं कह सकता हूँ स्टेनो, या आप तैयारी कर रहे हैं एफसी। हाल फिलहाल अभी तो इसकी कोई वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन पहले आती थी एसेट्रा यानी इत्यादि। या मान लो आप बैंकिंग, किसी भी बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी पोस्ट पर हो, या हम कह सकते हैं स्टेट लेवल पर। क्या कह सकते हैं स्टेट लेवल पर आप कैसे भी तैयारी करें, चाहे हम कह सकते हैं एमपी की हो, चाहे राजस्थान हो, या मैं कह सकता हूँ ओडिशा हो, या और कोई भी हो सकता है। या फिर आप किसी भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, या कोई भी हो। तो यानी कहने का मतलब है, आप चाहे किसी के भी डिपार्टमेंट, किसी भी के तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के अंदर ग्रामर, वोकेबलरी और इसी के साथ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं ये आशा करता हूँ कि आज के सेशन के अंदर मैंने जो भी आपको बताया है कि हमारा सिलेबस है, एक ग्रामर का पूछा जाता है, एक वोकेबलरी का पूछा जाता है, और एक कॉम्प्रिहेंशन का हमारे सिलेबस रहता है, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो आई होप आज का समझा हुआ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आप और भी परफेक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप डेली जो भी क्लास रखी जाती है हमारी सुबह 8 बजे, उस क्लास को ज्वाइन करें, हर एक वर्ड को समझने का प्रयास करें। और मान लो कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है तो हमें बताएं, हम आपका डाउट निकाल देंगे। विनय क्लासेज की पूरी टीम आपको इंग्लिश सिखाने का भरपूर प्रयास कर रही है। आपका भी ड्यूटी बनती है, आप अपना 100% दें, तभी आप और हम दोनों सक्सेस हो सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।